अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ गुलिस्तान पेरिस पार्ट 9। नगीन बेगम ने ऐन मंगनी वाले दिन सारी बात खोलकर सबके होश उड़ा दिए। नैन का तो सर ही चकरा कर रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने खड़े खड़े जान निकाल ली हो। जान ही तो निकाली थी शेरी को इससे दूर करके। नगीन बेगम को लगा कि शायद नैन भी कासिम को पसंद करती है और उसी की पसंद पे उन्होंने सोचे समझे बिना ही हाँ कह दी, सिर्फ इसलिए कि नैन को अचानक बताकर सरप्राइज़ देंगे। जिसे उनकी बेटी ने नापसंद किया वही उनकी भी पसंद है। जिसे उनकी बेटी ने पसंद किया वही उनकी भी पसंद है। लेकिन अब नैन के चेहरे के उतार चढ़ाव और जर्द रंग पड़ता देखकर वो परेशान सी हो गई। नैन बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों जर्द पड़ रहा है? तुम मुतफक्किर क्यों हो रही हो? मामा, ये क्या किया आपने? इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मुझसे पूछना भी पसंद नहीं किया। एक बार तो पूछ लेते कि मैं ऐसा चाहती भी हूँ कि नहीं। नैन रूहान सी होकर बोली। नैन बेटा, ये क्या कह रही हो? मुझे सफ़ीना भाभी ने बताया था कि कासिम तुम्हें पसंद करता है और हमें लगा शायद तुम भी कासिम को पसंद करती हो और तुम्हारी पसंद से ही भाईजान ने रिश्ता मांगा। मुझे अंदाज़ा होता तो मेरी जान, मैं ज़रूर पूछती तुमसे। तुम्हारे मामू ने इतने मान से तुम्हारा हाथ मांगा कि मैं और तुम्हारे पापा मना ही नहीं कर पाए, और तुम्हें अब तक इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हारे चेहरे की खिलखिलाहट देख सके कि जिसे तुमने पसंद किया उसे हमने भी पसंद किया। मामा, मैं कासिम को पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक कज़िन की हद तक। लेकिन शादी, और वो भी कासिम से? नहीं मामा नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, वो आंसू पोंछते हुए बोली। नैन बेटा, ये क्या कह रही हो? सब तैयारियां हो चुकी हैं, सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। अब इनकार करना किस कदर अहमकाना हरकत होगी। और वैसे भी कासिम कौन सा किसी से कम है? पढ़ा लिखा सुलझा हुआ बच्चा है और सबसे बड़ी बात तो तुम्हें पसंद करता है। बहुत खुश रखेगा वो तुम्हें। नगीन बेगम प्यार से समझाने लगी। मामा, पर वर कुछ नहीं नैन बेटा, आज तुम्हारी रस्म है, अब क्या इनकार करूँ भाईजान को? वो क्या सोचेंगे? मेरा नहीं तो अपने पापा का ख्याल करो, वो ज़बान दे चुके हैं, अब कैसे इनकार करें? तुम्हारे मामू बहुत हर्ट होंगे, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं जानती हो ना। मेरे से तो इनकार नहीं होगा। तुम अगर खुद इनकार करके उनका दिल तोड़ना चाहती हो तो कर लो, लेकिन कोई भी फ़ैसला करने से पहले अपने बाबा का सोच लेना। और अगर हमारा फ़ैसला मंजूर है तो ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। नैन को सोचों में छोड़कर नगीन बेगम आंसू साफ करती हुई उठकर चली गई। शेरी बेटा, बैठ जाओ। ऐसे चक्कर लगाने से गुस्सा करने से मसला हल नहीं होता। आराम से बैठ जाओ। एजे शेरी को मुसलसल कमरे के चक्कर काटते हुए देखकर फ़ौरन बोली। आराम से बैठने से कौन सा हल हो जाएगा? वो मेरे सामने किसी और के नाम की अंगूठी पहनेगी तो मैं कैसे देख पाऊँगा? वो सिर्फ मेरी है, मैं कैसे उसे किसी और का होने दूँ? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। मॉम, मैं उस कासिम को मार दूँगा, ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। शेरी, एक ज़ोरदार थप्पड़ ने शेरी के होश उड़ा दिए। उसने गुस्से से एजे को देखा। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? तुम कत्ल करोगे कासिम का? कातिल बनोगे? एक लड़की की खातिर तुम कातिल बनने पर तैयार हो गए? क्यों मुझे जीते जी मार रहे हो? क्यों पल पल मार रहे हो मुझे? एक ही बार मार दो ना, सुकून मिल जाएगा तुम्हें भी और मुझे भी। तुम जानते हो, जब तुम्हारे पापा पे चोरी का इल्ज़ाम लगा था तो एक चोर की बीवी कहलवाना कितना तकलीफ़दा था मेरे लिए। तुम्हारे पापा चोर नहीं थे, लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन वो तकलीफ़ आज भी किसी तौर कम नहीं होती। और अब तुम चाहते हो कि लोग मुझे कातिल की माँ कहकर बुलाए। तुम मुझे भाई की नज़रों में भी गिराना चाहते हो। तमाचा शेरी के गाल पर मारा था, लेकिन उसका दर्द एजे ने अपने दिल में महसूस किया था। पहली बार उन्होंने शेरी पर हाथ उठाया था। मॉम, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। कैसे अपनी नज़रों के सामने उसे किसी और का होता देख लूँ? मॉम, उसे रोक ले। आपका शेरी मर जाएगा उसके बगैर। उसके बिना आपका शेरी कुछ भी नहीं। ये दिल मेरा है, लेकिन वो इसमें धड़कन बनकर धड़कती है। ये सांसें कहने को मेरी है, लेकिन ये चलती सिर्फ उसके दम से है। वो एजे के कदमों में गिरते हुए दिल पे हाथ रखता हुआ तड़प कर बोल रहा था, और एजे ने कर्ब से आंखें मींच ली। मॉम, मेरी तरफ देखिए प्लीज़, उसे रोक ले, आपका शेरी मर जाएगा। आप क्यों नहीं समझती कि आप अपने शेरी को मरते हुए देखना चाहती है? शेरी, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे।
माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश तब तुम्हारे पापा की बजाय मैं मर गई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। एजे फ़ौरन शेरी के मुंह पे हाथ रखते हुए बोली, मॉम कैसी बातें कर रही है आप, प्लीज़ ऐसा मत बोले। वो किसी मासूम बच्चे की तरह मम्मा से लिपट कर रोने लगा और फिर बोला, मैं खुद बात करूँगा नैन से, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। कोई फ़ायदा नहीं है। लिंडा जो अचानक कमरे में आई थी शेरी की बात सुनकर बोली, क्यों कोई फ़ायदा नहीं है, शेरी ने सरस से पूछा। इसलिए कि नैन आंटी और अंकल के मामले में बहुत हसास है। वो खुद पर जबर कर लेगी लेकिन जग हंसाई का मौका नहीं देगी। मैं कोशिश कर चुकी हूँ, वो किसी तौर अपने माँ बाप का मान तोड़ने को तैयार नहीं। लिंडा उदासी से बोली थी और शेरी गुस्से से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वैसे तो मेरे 400 फसल बहार है, पंछी चमन का अब भी यहाँ अश्कबार है, जिसके लबों पे फिर कभी गुंजे नहीं खिले, तेरे चमन की अप्सरा वो 100 गवार है। कब का यहाँ से जा चुका मौसम बहार का, अब आ भी जा कि तेरा बहुत इंतज़ार है। तेरे बगैर दिल को कभी सुख नहीं मिला, पहले भी बेकरार था फिर बेकरार है। वो शमा तेरे जहान में किससे गिला करूँ, दामन वफा का आज भी यहाँ तार तार है। नैन आईने के सामने बादामी रंग की मैक्सी पहने सादगी से तैयार हुई खड़ी, न जाने किन ख्यालों में गुम थी। उसे रह रहकर शेरी का ख्याल आ रहा था। वो जो उसके बगैर मरने मारने की बातें करता था, वो अब क्या करेगा, कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया तो वो सबको क्या मुंह दिखाएगी। कितने सवाल उसके नन्हे से दिमाग में बैठे हुए थे। वो सादगी से तैयार हुई थी, उसकी रजामंदी थोड़ी शामिल थी। जो वो ठाठ से तैयार होती, कासिम की जगह शेरी होता तो क्या कुछ सोचकर बैठी थी कि ऐसे कपड़े पहनूंगी, ऐसा तैयार होंगी। लेकिन अब उसे जो जैसा सूट मिला वो बिना चूचरा करे पहनकर हल्का सा तैयार हो गई थी। उसकी सोचों का मोहर फ़कत शेरी था। कितनी अजीब बात है ना, वो अपनी उंगली में किसी और के नाम की अंगूठी पहनने जा रही थी जबकि दिल में सिर्फ शेरी का राज था। आखिर वो ये दोगला रिश्ता कैसे निभाएगी। नैन अपनी सोचों में गुम थी जब एक झटके से दरवाज़ा खुला और शेरी नमूदार हुआ। वो जो इतनी हिम्मत वाली थी, शेरी को देखकर सारी हिम्मत झाग की तरह बैठ गई। वो गुस्से से अंदर आया और दृष्टि से उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब करते हुए गुर्राया, बस इतना ही हौसला था तुम्हारे अंदर? अरे लोग मोहब्बत में जान की बाजी तक हार देते हैं और तुम जंग शुरू होने से पहले ही गिव अप करके बैठ गई। वैसे कैसे कर लेती हो तुम सब लड़कियां ऐसे? हाँ, दिल में कोई और बसता हो और शादी किसी और से, तुम लोगों का ज़मीर कैसे मान जाता है इस दोगले रिश्ते पे? हाँ, चुप क्यों खड़ी हो, जवाब दो नैन सिकंदर। डैम इट, गिव मी अ ब्लडी आंसर। मोहब्बत तुम मुझसे करती हो और शादी तुम उस कासिम से करने जा रही हो। क्यों? तुम तो हम दोनों में से किसी के साथ भी फेयर नहीं हो, या तुमने सोचा होगा चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद दोबारा मोहब्बत कर लूँगी कासिम से, है ना? बस कर दो शहरियार, बस कर दो, मुझे इल्ज़ाम देना बंद करो। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, नैन शेरी की बातों की कड़वाहट सुनकर गुस्से से बोली। जभी शेरी एक बार फिर से उसे करीब करते हुए अपना माथा उसके माथे से जोड़ दिया। मान जाओ नैन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ मेरी तकलीफ़ समझो, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। मैं खुद मामू से बात करूँगा ना, देखना वो मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नैन का चेहरा हाथों के प्याले में लेते हुए बोला, खुदा के लिए शेरी चले जाओ, मत करो ये सब। अगर मेरी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ी होती तो ये दुश्वारियाँ ही नहीं होती, ये खुद ही हल हो जाती, लेकिन ये मज़ीद दुश्वार होती चली गई। मुझे मज़ीद इम्तिहान में मत डालो, तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, जो जैसा हो रहा है होने दो, तुम बीच में आकर अपना इमेज ख़राब नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है। नैन यासिर से बोली, ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, कभी तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाओ, ऐसा ही होगा, मैं चला जाऊँगा। बस एक आखिरी बार बोल दो कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। न जाने उसके लहजे में, उसके अल्फाजों में कैसी थकन थी। नैन ने फ़ौरन उसे तड़प कर देखा था। चमकदार आंखों वाला शेरी आज मुकम्मल उजड़ा उजड़ा लग रहा था। आंखों की सुर्खी बता रही थी कि वो मुसलसल रोता रहा है, जंग लड़ता रहा है खुद के साथ, वो भी ऐसी जंग जो कभी ना ख़त्म होनी थी। नैन के दिल की धड़कन एकदम से तेज़ चलने लगी, तनफ्फुस एकदम तेज़ हो गया था। शेरी इसी तरह नैन को खुद से भींचते हुए खड़ा था, नज़रें नैन के चेहरे पे टिकाए, उसके बालों को हाथ से पीछे करता जवाब का मुंतज़िर था।
हाँ, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ शेरी, सिर्फ तुमसे। ये सब तो इन घर के मकीनों को वापस जोड़ने के लिए कर रही हूँ। एजे और पापा के बीच उस बेवजह की अना की दीवार को हटाना चाहती हूँ जो कई सालों से उनके बीच हायल है। एजे ने बहुत बुरा वक्त देखा है शेरी, अब मज़ीद किसी दुख की हकदार नहीं है वो अब सिर्फ खुशियों की मुस्तहिक है। अगर हम दोनों बगावत पर उतर आए तो पापा इस बात का कसूरवार भी एजे को ही ठहराएंगे और इससे वो दोनों और दूर हो जाएंगे। और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि इनके दुखों पे अपनी खुशियों का आशियाना बनाऊं। नहीं शेरी नहीं, ये सब नहीं कर सकती मैं। प्लीज़ तुम चले जाओ। शेरी की गिरफ्त ढीली पड़ी तो नैन पीठ फेरते हुए बोली, शायद अपने आंसू छुपाना चाहती थी। शेरी ने एक नज़र सामने पीठ फेरे खड़ी संग दिल नैन को देखा और फिर उल्टे कदमों से वापस पलट गया और अपने पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर गया। ठा की आवाज़ दरवाज़ा बंद हुआ तो नैन का दिल दरस गया, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, बस खामोशी से अपनी किस्मत पे आंसू बहाती रही। नैन बेटा, तुम रेडी हो? सब मेहमान नैन का सजा सजाया रूप देखकर नगीन बेगम रुक गई और फिर माशाअल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है कहते हुए फ़ौरन आगे बढ़कर उसकी बलाएं ले ली। नगीन बेगम भी एक माँ थी और हर माँ की तरह उनके भी बहुत अरमान थे बेटी को दुल्हन बने देखने का। आज सिर्फ मंगनी की रस्म अदा करनी थी, लेकिन नगीन बेगम को ऐसा लगा जैसे आज ही नैन इन सब से पराई हो गई। और सच भी तो यही था, वो पराई तो हो गई थी। नैन ने भी जबरन मुस्कुराकर मामा को देखा और फिर नगीन बेगम नैन को लिए कमरे से बाहर निकल आई, जहाँ कांटों पे चलकर जाना था और यहाँ पाँव ही नहीं रूह भी छलनी होनी थी। मंगनी का फंक्शन था, इसलिए घर पे ही चंद रिश्तेदारों को अरेंज किया गया था। बाकी शादी का फंक्शन ग्रैंड करने का इरादा था सिकंदर अलीम का, जिस पे वो अपने दोस्तों और बाकी दूर दराज के रिश्तेदारों को बुलाने का इरादा रखते थे। क्योंकि अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी तो बस घर के करीबी लोग ही शामिल थे, जिनमें नगीन बेगम की दोनों बहनें, छोटी बहन चंदा, उसके 2 बच्चे ज़ैनब और अली, और बड़ी बहन मीना जिनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बिलाल, छोटा तौकीर और उससे छोटा रेहान सब शामिल हुए थे। और मामू सत्तार की फैमिली और उनकी बीवी की छोटी बहन, जो कि वो पास ही रहती थी, इसलिए हर फंक्शन पर वो आसानी से आ जाती थी। और आज इनके भांजे की मंगनी थी, फिर भला वो कैसे पीछे रहती। सो वो भी शामिल हो गई। लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, हर तरफ रौनक चहल पहल थी, खुशी का समा था। लेकिन इस खुशी भरे समा को बनाने के लिए नैन ने किस तरह अपने दिल के टुकड़े किए थे। अगर जो कोई जान लेता तो आज वो नैन के दुख में शरीक होता, जैसे एजे थी, जैसे लिंडा थी। नैन मामा के साथ कदम उठाती सीढ़ियाँ उतर रही थी। सबकी नज़रें एकदम ऊपर को उठी थी। नैन को कासिम के साथ लाकर बिठाया गया तो दूर खड़े शेरी की आंखों में सुर्खी उतरने लगी। वो चाहता तो सबके सामने नैन का हाथ थामकर अपनी मोहब्बत का ऐलान कर सकता था, लेकिन नैन की इज्जत उससे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी और इसी इज्जत की खातिर वो खामोश था। सबने जी भर कर नैन और कासिम को दुआएं दी और उनके जोड़े की खूब तारीफ़ की थी। रस्म शुरू हुई, लेकिन कासिम के अंदाज खोए खोए से थे। जब ही सत्तार मामू बोल उठे, कासिम बेटा, नैन इंतज़ार कर रही है, कहाँ खोए हुए हो? रस्म अदा करो, अंगूठी पहनाओ नैन को। बाप के मुखातिब करने पे वो चौंक कर सबको देखने लगा और फिर आहिस्ता से अंगूठी नैन को पहनाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। नैन को कासिम का रवैया अजीब सा लगा, लेकिन फिर अपना वहम समझकर झटक दिया। अरे भाई अलीना, तुम कहाँ चल दी? अलीना को बैग के साथ देखकर सत्तार मामू फ़ौरन बोल उठे तो सिकंदर अलीम ने फ़ौरन देखा था। अलीना और शेरी जाने के लिए तैयार खड़े थे। नैन ने भी बेचैनी से उन्हें देखा। उसका शेरी एक बार फिर उससे दूर हो जा रहा था, हमेशा के लिए, और वो चाह कर भी रोक नहीं सकती थी। और किसी ने तो नहीं, अलबत्ता कासिम ने ये बेचैनी ज़रूर नोट की थी। भाईजान, हम वापस जा रहे हैं, हमारी आज 5 बजे की फ़्लाइट है। पुराने टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने आई थी, एक अपनी सी कोशिश करने, लेकिन शायद सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, कोई पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहता। अपनी बात पूरी करके वो नैन की तरफ आई।
नैन मेरी प्यारी बेटी, तुम जहाँ रहो खुश रहो, हर कदम पे खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर बने। 2 साल तक तुम मेरे पास थी और मैं तुम्हें पहचान भी ना पाई। इससे बढ़कर और क्या बदनसीबी मेरे लिए हो सकती है। काश मुझे पता चल जाता तो मैं तुम्हें इतना प्यार देती कि आज इन दुआओं की ज़रूरत ही महसूस ना होती। नैन को गले लगाकर प्यार करते हुए कहा था और फिर बैग लिए पलट रही थी जब सिकंदर अलीम बोल उठे, रिश्तों को जोड़े बिना ही जा रही हो अलीना। बरसों बाद भाई के मुंह से अपना नाम सुनकर तड़प कर वो पलटी थी, जहां सिकंदर अलीम आंखों में नमी लिए बाहें फैलाकर खड़े थे। बिला आखिर उनका पत्थर दिल पिघल ही गया था और उन्होंने अलीना को माफ़ कर दिया। अलीना फ़ौरन भाई से लिपट कर रोने लगी। वहाँ सबकी आंखों में आंसू थे। नैन की कुर्बानी रंग लाई थी। फिर वो भी आगे बढ़कर एजे और पापा से लिपट गई। मंगनी के फ़ौरन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कासिम जल्द से जल्द शादी करने के लिए बज़िद था और फिर बड़ों ने सोचा नैन तो कासिम की ही है, चाहे आज शादी हो या 2 साल बाद। अगर बच्चे राज़ी है तो फिर इनकार की कोई गुंजाइश ही कहाँ बचती है। मंगनी के हफ्ते बाद ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। ढोलक भी रख ली गई थी। हर तरफ खुशियों का राज था। एजे और सिकंदर अलीम के दिल बाग बाग और मुतमईन थे। सालों पुरानी रंजिशें और कदौरतें ख़त्म हो गई थी। सबके दिल पुरसुकून थे, माँ सिवाय नैन और शेरी के। भला इनके दिलों में सुकून हो भी कैसे सकता था। लिंडा वापस जा चुकी थी। उसे अर्जेंटली जाना पड़ा और जाते जाते ढेर सारा प्यार वो नैन को देकर गई थी। उसके जाने से नैन एक बार फिर उदास हो गई थी। पर क्या किया जा सकता है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। हर एक को अपनी मंजिल की तरफ वापस लौटकर जाना ही होता है। शेरी भी उसी दिन वापस लौट जाना चाहता था, लेकिन सिकंदर अलीम ने उसे रोक लिया। बरसों बाद अपनी बहन के इकलौते खूबरूब बेटे को देखा था। उससे बातें करना चाहते थे, अपनी बरसों पुरानी मोहब्बत उस पर निछावर करना चाहते थे, तो मजबूरन शेरी को रुकना पड़ा। लेकिन यहाँ रुककर भी वो पल पल मर रहा था, मिट रहा था। अपने सामने नैन को किसी और का होते देखना किस कदर तकलीफदा अमर था, ये कोई शेरी से पूछे कि वो कैसे जब्त करके बैठा हुआ था और कैसे हिम्मत का मुजाहिरा कर रहा था। मंगनी वाले दिन के बाद से उसका नैन से सामना नहीं हुआ था, या शायद वो खुद ही कतरा रहा था। मामी, नैन कहाँ है? अरे भाई, देर हो रही है। आज उसका ब्राइडल ड्रेस फाइनल करना है और वो मैडम पता नहीं कहाँ गुम है। पिछले 1 घंटे से बाहर खड़ा हूँ और वो है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। घंटा इंतज़ार करने पर भी जब नैन बाहर ना आई तो कासिम खुद ही अंदर चला आया। हाँ बेटा तुम बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ नैन को। नगीन बेगम उसे बैठने का कहकर फ़ौरन ऊपर चली गई। जभी शेरी जो दूर सोफे पर विराजमान था, कासिम को देखकर उसके अल्फाज सुनकर उसने सख्ती से सोफे को पकड़ा था, जैसे गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हो, और फिर टीवी ऑफ करके रिमोट सोफे पर उछालकर तेज़ी से बाहर निकल गया। कासिम ने और सीढ़ियों से तेज तेज उतरती नैन ने ये मंजर गौर से देखा था। कासिम चले, नैन के पुकारने पे वो सीधा हुआ और गौर से नैन को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, जल्दी चलो और खुदा के लिए आज एक ड्रेस फाइनल कर लो तुम। रोज़ रोज़ चक्कर लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सब डिज़ाइनर के कपड़े एक जैसे ही होते हैं। वो नैन के सवाल को नज़रअंदाज करता हुआ आज ही ड्रेस फाइनल करने का कहते हुए बाहर निकल गया और नैन भी नाक चढ़ाकर बड़बड़ाती हुई पीछे चल पड़ी। शादी से 2 दिन पहले निकाह की तकरीब रखी गई थी। घर पे मेहमानों की आमदरफ शुरू हो गई। कोई ख़ास मेहमान न थे, बस करीबी दोस्त और अजीज़ रिश्तेदार थे। सिकंदर अलीम ने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजवाया था और ये सारे काम कोई और नहीं बल्कि शेरी के ज़िम्मे लगाया गया था, और वो बेचारा हारे हुए जुआरी की तरह हर काम पे सर हिलाता रहा, लेकिन दिल की हालत गैर हो रही थी। ऐसा लगता था आज वहाँ नैन निकाह नामे पे दस्तखत करेगी और इधर इसकी जान निकल जाएगी। अपनी महबूबा की शादी पे सारी तैयारियां खुद करना किस कदर तकलीफदा था, ये बात कोई समझ नहीं पा रहा था। मेहमान सब आ रहे थे और शेरी बेबस तमाशाई बनकर सबके मुंह देख रहा था। और फिर न जाने क्या हुआ, सारा काम बीच में छोड़कर वो अंदर भागा। शायद उसकी गैरत जवाब दे गई थी, या मज़ीद ये सब देखने और बर्दाश्त करने की हिम्मत ख़त्म हो गई थी। निकाह की रस्म शुरू होने वाली थी। सब मेहमान लाउंज में इकट्ठे हो गए थे। नगीन बेगम नैन को नीचे ले आई। सुर्ख जोड़े में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाला हर कोई दिल ही दिल में उसकी बलाए ले रहा था। नगीन बेगम ने नैन को पर्दे के पीछे बिठाया। काजी साहब भी मौजूद थे और कासिम भी आ पहुंचा था।
इससे पहले कि काजी साहब उठकर नैन की तरफ जाते, कासिम की नज़र ऊपर से बैग लेकर आते शेरी पे पड़ी, जो उजरत में बैग घसीटता हुआ नीचे आ रहा था। और फिर बारी बारी सबने एक बार शेरी और फिर उसके बैग को देखा। शहरियार बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? घर मेहमानों से भरा पड़ा है, कहाँ जा रहे हो? सिकंदर मामू ने चौंक कर देखते हुए पूछा। जी मामू, मैं वापस जा रहा हूँ। आपको और मामा को वापस एक करना था, सो वो मैंने कर दिया। मामा अब यहीं रहेगी, लेकिन मेरी दुनिया, मेरे दोस्त सब मेरे मुंतज़िर हैं। मुझे वापस जाना है, और वैसे भी अब यहाँ बचा ही क्या है? मुँह बसोरते हुए कहा और फिर गड़बड़ा कर बोला, मेरा मतलब सब लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। मेरा मुस्तकबिल मेरी राह देख रहा है। वो सबको नज़रों से सलाम करते हुए अपनी बात मुकम्मल करके पलटने लगा, जब कासिम ने उसे मुखातिब किया। अकेले जा रहे हो? शेरी पलटा और फिर मुस्कुराकर बोला, जाहिर है अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा ना। कहकर वो पलटने लगा, जब कासिम दोबारा बोला, सोच लो कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे। आई मीन अपना कोई ज़रूरी सामान जिसे साथ ले जाना भूल तो नहीं रहे? कासिम की अजीब बातें सुनकर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा, सारा सामान रख लिया है, और वैसे भी मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ। इतना सारे लोगों का प्यार मोहब्बत अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सबकी मोहब्बत अपने दिल में छुपा के ले जा रहे हो, तो फिर जिसकी दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है, उसे क्यों यहाँ छोड़कर जा रहे हो? कासिम की बात पे जहाँ शेरी के कदम जामिद हो गए थे, वहीं नैन भी पर्दे के पीछे से निकल आई थी। उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो गई थी। एजे ने फ़ौरन नैन का हाथ थाम लिया था, जो ठंडा पड़ने लगा था। देखे, निकाह का टाइम निकल रहा है, रस्म शुरू करें। काजी साहब तंग आकर बोले तो सतार मामू भी बोल उठे, कासिम कैसी बातें कर रहे हो? टाइम निकल रहा है, तुमने सुना नहीं काजी साहब क्या कह रहे हैं? चलो आओ बैठो यहाँ। शेरी ने भी पलट कर नासमझी से कासिम को देखा और अदाकारी करते हुए बोला, क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। सच में समझे नहीं, या ना समझने की अदाकारी कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। फिर वो चलता हुआ औरतों की तरफ आया और दुल्हन बनी नैन का मोहब्बत से हाथ थाम लिया। नैन ने बेचैनी से कासिम को देखा था, लेकिन उसने परवाह ना की और उसका हाथ पकड़कर उसके सामने ले गया और बोला, अभी भी समझ आया, या अभी भी मैं समझाऊं? शेरी ने नज़रें उठाकर उसे देखा और उसके चेहरे से तासुरात जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या कर रहा है और क्यों। कासिम, ये क्या बचकाना हरकत है? सफ़ीना बेगम ने फ़ौरन साजिश करते हुए टोका, आप सब लोगों को सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। क्यों शहरियार, अब तुम बोलोगे या फिर मैं ही बोलूं? शेरी की आंखों में झांकते हुए बोला, लेकिन शेरी एकदम खामोश था, जैसे सांप सूंघ गया हो। जवाब न पाकर कासिम फिर से बोला, चलो मैं ही बता देता हूँ सबको। फूफा जी, बात यह है कि मैं नैन से शादी नहीं कर सकता। इसने एकदम से बम फोड़ा था, वो भी सबके सरों पर। वहाँ खड़े एक एक शख्स को जैसे कि सांप सूंघ गया। लेकिन कासिम ने अपनी बात जारी रखी, मैं नैन से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत में मैं इसकी मोहब्बत को कैसे भूल सकता हूँ? उसकी खुशी का गला दबाकर मैं अपनी खुशी कैसे उस पर मुसल्लत कर सकता हूँ? पहले मैं भी इस शादी को लेकर पुरजोश था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि नैन और शेरी एक दूसरे को पसंद करते हैं और बस घर के बड़ों की खुशी की खातिर वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इतने सालों बाद एक भाई का अपनी बहन से मिलन हुआ है, तो कहीं इनकी मोहब्बत का सुनकर पुरानी रंजिशें वापस पैदा ना हो जाए। इन दोनों ने चुपके से अपने अरमानों का खून कर दिया। थोड़ी देर को वो रुका, नैन की बेयकीन नज़रों को देखा, जैसे समझ ना पा रही हो कि कासिम को ये सब कैसे पता चला। क्या शेरी ने कुछ बताया है? फिर नैन के करीब आकर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? और तुम इसलिए परेशान हो कि मुझे ये सब कैसे पता चला? मैं बताता हूँ कि कैसे पता चला, और मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वक्त पर सब पता चल गया, वरना मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। हमारी इंगेजमेंट वाले दिन मैं ऊपर आया था एक बार तसल्ली करने कि क्या वाकई तुम इस रिश्ते से खुश हो कि नहीं, लेकिन जब मैं गया तो शेरी ऑलरेडी मौजूद था, और तब मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। सारी बातें सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई जब शेरी ने तुमसे पूछा कि एक बार कह दो कि तुम्हें इससे मोहब्बत है या नहीं। यकीन मानो उस वक्त मेरे दिल से दुआ निकली थी कि तुम इनकार कर दो, लेकिन शायद मेरी किस्मत में तुम कभी थी ही नहीं। तुमने अपनी मोहब्बत का इकरार किया तो मैं पलट आया।
चाहता तो उसी वक्त रिश्ता ख़त्म करके चला जाता, लेकिन मैं देखना चाहता था कि कब तक तुम दोनों तमाशा देखोगे। कभी ना कभी तो ज़बान खोलोगे ना। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। तुम दोनों के दोनों इतने ढीठ हो ना, कसम से मंगनी हो गई। फिर मैंने जल्दी शादी का शोर मचाया कि शायद अब तुम दोनों बोलोगे। तुम ना सही, शहरयार ज़रूर बोलेगा। लेकिन तुम दोनों ने तो जुदा होने का फुल प्लान कर लिया था। अगर आज मैं खुद ना बोलता तो तुम तो अपनी मोहब्बत मेरे नाम करके जा चुके थे। अब की बार शेरी की तरफ घूमकर बोला और फिर नैन का हाथ शेरी के हाथ में देकर बोला, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जुदा हो जाओगे तो मर नहीं जाओगे। आंख मारते हुए बोला। नैन ने शेरी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे चांदनी बिखर गई और फिर उन दोनों ने हौके बन के सबके चेहरों को देखा। फूफा जी, इन दोनों ने जो भी किया सब आपकी खुशी और इस घर की खुशी के लिए किया है। अब प्लीज़ आप सब भी इनकी खुशी की खातिर पुरानी बातें भूलकर इनकी खुशी में शामिल हो जाएं। कासिम की बात पे शेरी ने उससे आगे बढ़कर उसे अपने गले लगा लिया और उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और क्यों ना करता, अपनी मोहब्बत को दिल में ही मार कर उसने इन दोनों की मोहब्बत को ज़िंदा रखा था। वो तो वाकई शुक्रिया के काबिल था और शायद शेरी अब सारी उम्र उसके शुक्रगुजार ही रहने वाला था। सब एकदम खामोश थे। नैन ने शेरी का हाथ छोड़ दिया। उसे पता था जो उसने सोचा है वैसा ही होगा। कोई नहीं मानेगा। नैन मुड़कर जाने लगी, जभी पापा बोल उठे, तुम जा रही हो तो निकाह क्या मैं पढ़वा लूँ शहरयार के साथ? नैन ने फौरन मुड़कर देखा तो सारे लॉन्ज में फलक शगाफ कहकहा गूंजा। सिकंदर अलीम को मुस्कुराता देखकर बाकी सबके चेहरे भी खिलखिला उठे। नैन भागकर पापा से लिपट गई और मारे खुशी के आंसू उसके गाल भिगोने लगे। निकाह की रस्म बिलखैर और आफियत अंजाम पाई। तब तक कासिम और बाकी कज़िनों ने मिलकर ऊपर वाला कमरा सजा दिया। वो शेरी के ही ज़ेरे इस्तेमाल था। ये सबसे अनोखी शादी थी जो दुल्हन को एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में रुखसत होकर जाना था। सब खुश थे, सबके दिल पर पुरसुकून हो गए थे। निकाह के बाद नैन को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। सुर्ख लिबास में निखरी निखरी सी नैन सिकंदर आज मुतमईन थी। आज कोई अनजाना अंदेशा नहीं था। एक धड़के से कमरे का दरवाज़ा खुला और शेरी अंदर दाखिल हुआ। शेरी को देखकर नैन की धड़कनें तेज़ हो गई। हया से चेहरा गुलाबी होने लगा था। वो धीरे से उसके पास बैठ गया, उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? नैन ने फौरन पूछा। देख रहा हूँ ख्वाब जब हकीकत का रूप धार कर सामने आते हैं तो कितने हसीन लगते हैं। उसके मुलायम गालों को छूते हुए बोला तो नैन शर्मा कर पीछे होने लगी। जब उसने उसकी कलाई थामकर एक झटके से उसे खुद से करीब किया और बोला, अब तो तुम मेरी बीवी हो, अब कैसा शर्माना। अरे भाई, शौहर हूँ तुम्हारा, अब इतना हक तो बनता है ना। कहकर नैन का हाथ पकड़कर होठों से लगा लिया और फिर उठा अलमारी की तरफ गया और वहाँ से एक बॉक्स जो कि पैक था उठाकर उसके पास आया और उसे पकड़ाते हुए बोला, ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। ये क्या है? नैन ने फ़ौरन इश्तियाक से पूछा। खोल कर देख लो, वो हुनूज उसकी मुस्कुराती आंखों में देखते हुए बोला। तो नैन आहिस्ता से पैकिंग खोलने लगी। वो पैकिंग उतार चुकी थी और अब उसके हाथ में वही रोशन, जिसकी चमक अब भी नैन के चेहरे को रोशन कर रही थी, वही सफ़ेद ताजमहल जो उसे डिज्नीलैंड में पसंद आया था, वही जिसके लिए उसने बहुत मिन्नत की थी दुकानदार की। लेकिन वो क्योंकि सेल हो चुका था इसलिए दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया और नैन मायूस हो गई थी। आज वही ताजमहल उसका था। उसके नग इतने चमकदार थे कि सारे कमरे में रोशनी ज़्यादा हो गई थी। हाथ में ताजमहल थामे उसने शेरी को देखा और बोली, ये तो वही ताजमहल है जो मुझे पसंद आया था, मगर ये तो सेल हो चुका था। शेरी, तुमने कैसे लिया जबकि वो दुकानदार तो देने को तैयार ही नहीं था? फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ कासिम ही तुम्हारे लिए मिन्नतें करके किसी को राज़ी करके तुम्हारी पसंद की हुई चीज़ ला सकता है? सवालिया आइब्रो उठाकर पूछा गया। वैसे मुझे जलने की बू आ रही है बहुत, कसम से लगता है किसी का दिल जल रहा है। वो फ़ौरन शौक़ी से बोली तो शेरी ने नाराज़ निगाह उस पर डाली और फिर उसके पास बैठते हुए बोला, ये ताजमहल कुछ भी नहीं है। अगर आसमान से तारे तोड़ने वाला मुहावरा दुरुस्त होता तो मैं यकीनन वो भी कर गुजरता। नैन के गुलाबी गालों को छूकर बोला तो नैन खुद में सिमट सी गई और फिर बोली, चांद तारे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़िलहाल इस ताजमहल से काम चला लूँगी। साथ ही शरारत से उठकर जाने लगी तो शेरी ने हाथ पकड़कर रोक लिया और फिर खुद से करीब करते हुए बोला, अब तुम मेरी बीवी हो, अब कैसा शर्माना।
शेरी की बात पे वो हया की देवी उसके सीने में चेहरा छुपाए अपने दिल की तेज़ होती धड़कन सुनने लगी। नैन की हया से गुलाबी दहकते गाल देखकर शेरी ने उसके माथे पे प्यार देते हुए उसके इर्द गिर्द बाजुओं का घेराव कर लिया और वो हया के हज़ारों रंग चेहरे पे सजाए शेरी की जुनूनी मोहब्बत पे रब का शुक्र अदा करते हुए हौले से मुस्कुरा दी। ऐसी मुस्कुराहट जो अब कभी ख़त्म होने वाली नहीं थी। अब वो दोनों एक साथ एक बार फिर से पेरिस की लंबी उड़ान भरने को तैयार थे। मोहब्बत के हज़ारों रंग होते हैं, लेकिन वो हज़ारों रंग मोहब्बत पा लेने के बाद ही कायम रहते हैं। मोहब्बत एक अजीम जज्बा है जो सिर्फ दो दिलों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि उन दिलों में मोहब्बत की छाप ऐसे छोड़ता है कि फिर हर तरफ मोहब्बत के इन रंगों को बिखेरते चला जाता है। ये बज़्म देखी है मेरी निगाह ने कि जहाँ बग़ैर शम्मा भी जलते रहे हैं परवाने। ख़त्म शुद। कहानी यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पेरिस का सफ़र और शेरी और नैन की मोहब्बत का सफ़र ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली किस्त एक फिर नई कहानी के साथ दोबारा मिलूँगी। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और कहानी अगर पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। फिर एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।